हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर सेक्शन में एलिगरी के बारे में, फेबल्स एंड पैराबल्स के बारे में। अब ये क्यों पढ़ना है? आपके पेपर में दे रखा है शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में। और जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, इनकी डेफिनेशन के बिना पूरी शुरुआत ही नहीं होती उनकी। और बात रही शॉर्ट स्टोरीज को ज्यादातर आपको कवर कहाँ से करना है, तो और मेरे भाई एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। और एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स नहीं है तो भाई कल ही मैंने वीडियो डाल दी थी आपकी, जो कन्हैया सर आपके समरी पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एनसीईआरटी का सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ जो भी बुक्स है, हर पोएम की, हर चैप्टर की समरी, करेक्टर, ग्लॉसरी, जिससे आपके वोकेबलरी भी बहुत अच्छी कवर हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर वोकेबलरी का वो एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डाउनलोड करें सिर्फ क्वेश्चनर वाला ऐप, वहां पे बहुत सारे टेस्ट है इंग्लिश सेक्शन के। आपको किसी भी वर्ड के सिलेबस में कोई भी वर्ड दे रखा है, उसके ऊपर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब दे दिया, एक वर्ड नॉन फाइनाइट के ऊपर टेस्ट है। आपका ग्रामर के ऊपर टेंस दे दिया, टेंस के ऊपर टेस्ट है। लिटरेचर में पोइट्री के ऊपर दे दिया, पोइट्री के ऊपर टेस्ट है। नॉवेल्स के ऊपर दे दिया, नॉवेल्स के ऊपर टेस्ट है। तो हर चीज का टेस्ट अवेलेबल है। दूसरा, एक क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूँ, आई टीच ओनली इंग्लिश, और मैं किसी भी अदर सब्जेक्ट के लिए लायबल नहीं हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो भाई, आप कोर्स खरीदते हैं 4-4 5-5 हजार रुपए के, ठीक है, वहां आपको कुछ मिलता नहीं है। फिर आप ढूंढने चलते हैं, देखो आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी क्लास का या किसी भी नोट्स का मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है और ना ही लूंगा। ठीक है। जो भी ऐप के अंदर पीडीएफ डली हुई है, वो सारी पीडीएफ क्या है, फ्री है। फ्री थी, फ्री है और फ्री रहेंगी। सिर्फ आप उसको प्रिंट आउट नहीं ले सकते। कुछ बच्चों को कुछ पीडीएफ 100% वोकेबलरी की है, जो बाकी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उस वो बन रही हैं, उसमें 1-2 दिन का समय और लगेगा। ठीक है। बाकी चीजें जो है ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। बाकी सब्जेक्ट की मेरी कोई लाइबिलिटी है, आई लाइबिलिटी नहीं है, आई ओनली टीच इंग्लिश। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रेजेंट लिख दो, एक शेयर कर दो और एक लाइक कर दो जल्दी से, और शुरुआत करते हैं। एलिगरी। एलिगरी क्या है, जल्दी से मुझे इसका ट्रांसक्रिप्शन लिख के दिखा दो। पेपर में आता है, पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। एलिगरी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है। बेसिकली ये एलिगरी वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, 2 वर्ड से बना है ये। एलोस, एलोस का मतलब क्या होता है, अदर। और एगोरिया, इसका मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है। तो बेसिकली जो हम बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारा ऊपर का सरफेस मीनिंग होता है, और उसके साथ अगर हम हिडन मीनिंग को भी प्रेजेंट करें, यानी कि अगर कोई हम बात बोले और उस बात के 2 मतलब निकल के आते हों, एक तो सरफेस मीनिंग, ठीक है, और दूसरा हमारा हिडन मीनिंग, तो वहां पे क्या पाया जाता है, एलिगरी। देखो लिटरेरी टर्म्स में भी आता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज दे रखी हैं तो उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली एलिगरी क्या है, ये एक स्टोरी है, ठीक है, या एक पिक्चर है, या एक पोम है, जो क्या करती है, रिवील करती है या बताती है, ठीक है, क्या, किसी एक मोरल मोराल को, या मोराल को। बेसिकली वो पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, एलिगरी क्या हो सकती है, एक पिक्चर भी हो सकती है, एक पिक्चर पे भी डिपेंड कर सकता है, स्टोरी पे भी डिपेंड कर सकता है, या किसी पोम पे भी डिपेंड कर सकता है। कोई भी एक पोम, एक स्टोरी या पिक्चर एलिगरी होती है अगर वो आपका 2 तरीके से मीनिंग बताए, एक तो आपका सरफेस मीनिंग, एक आपका हिडन मीनिंग। बात समझ में आई? एलिगरी नरेटिव है, जो प्रोज और वर्स दोनों में लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। ठीक है। इसके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं और कुछ एक्शंस होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो इसका ऑथर होता है, जो लिखने वाला इसका होता है, एलिगरी को लिखने वाला जो होता है, वो जा डेलिबरेटली, जानबूझकर ऐसे ऐसे आपके जो हीरोज होते हैं, या मेरे भाई जो जो आपके प्रोटेगोनिस्ट होते हैं, या जो एजेंट्स होते हैं, या जो पात्र होते हैं आपकी कहानी के अंदर या पोइट्री के अंदर, पॉम्स के अंदर, जानबूझकर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो एक एक मीनिंग प्रोवाइड कर सके आपको।
तो एलिगरी बेसिकली क्या हुआ कि ऐसी स्टोरी जो आपको पर्टिकुलरली एक मॉरल स्टोरी के रूप में पेश की जाती है या मॉरल पोइट्री के रूप में पेश की जाती है, और वो आपको पर्टिकुलरली एक मैसेज देती है। अच्छा, मैसेज देते हुए वो पर्टिकुलरली दो तरह के लेवल्स पे काम करती है। प्राइमरी लेवल जिसको हम लिटरल बोलते हैं, ठीक है, और वो प्राइमरी लेवल पे किसी ना किसी एक सिग्निफिकेंट मीनिंग को बताती है। उसी टाइम पे जब हम उसको बता रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उससे कोरिलेट करके उसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है जिसको वो स्पेसिफाई कर रही होती है। तो बेसिकली एलिगरी, आसान शब्दों में समझो। अब अभी तक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, और ये डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, देखो मैं ऐसे वैसे सोर्स से कभी भी आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। मैंने खुद तैयारी की है, मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं, खुद एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एग्जाम क्रैक किए हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम है वो अभी अभी मैंने क्रैक किया है। तो मैं पहले एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं टीचर हूँ। जो मैं खुद पढ़ता हूँ वही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है आपका, ग्लोसरी और लिटरेरी टर्म्स जो आपकी आती है, उससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं होता लिटरेरी टर्म्स के लिए, ठीक है। तो वहां से आपकी ये डेफिनेशन है, थोड़ी मुश्किल मुश्किल लगेगी, तो इसको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि जो लिटरेरी वर्क, ऐसा लिटरेरी वर्क होता है जिसके अंदर दो मीनिंग होते हैं। एक सरफेस मीनिंग होता है और एक हिडन मीनिंग होता है। अब ये सरफेस मीनिंग, लिटरल मीनिंग और हिडन मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक सरफेस स्टोरी होती है, एक स्टोरी सुनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, एक आसान सा एग्जांपल ले लिया कि भाई है ना, एक जगह है, उसमें दो पड़ोसी हैं, ठीक है। अब दो पड़ोसी किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब अगर हम उसको ओवरव्यू से देखें, बाहर से देखें, ईगल्स आई व्यू से देखें, ईगल्स व्यू से देखें, यानी कि ऊपरी तौर से देखें, तो यहाँ पे दो नेबर हैं, टू नेबर्स आर थ्रोइंग स्टोन्स एट ईच अदर। दो नेबर हैं, दो लोग हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पत्थर डाल रहे हैं, ठीक है। इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, इसका हिडन हिडन मीनिंग क्या होगा। देखो, दो तरह का मीनिंग आ गया। पहला सरफेस में, सरफेस मीनिंग या लिटरल मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग या सरफेस मीनिंग। दूसरा हो गया आपका हिडन मीनिंग। हिडन यानी कि फिगरेटिव, यानी कि वो क्या बताना चाह रहा है उस स्टोरी से। ये हिडन स्टोरी होती है, यानी कि जैसे जैसे कि बॉर्डर के ऊपर हमारे दो आर्मी कैंप लगे हैं, दो बेस कैंप लगे हैं। भाई, पाकिस्तान वाले इंडिया वालों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, और इंडिया वाले पाकिस्तान वालों के ऊपर, जैसे गलवान घाटी में हमारा कई बार होता रहता है चाइना के साथ। तो वहां पे दो नेबर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन उसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। बेसिकली वो सोल्जर्स तो है क्या, दो कंट्रीज के सोल्जर है, यानी कि इसके अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वॉर के अंदर, जो एक दूसरे के ऊपर क्या मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो स्टोरी बेसिकली क्या है, पत्थर मारना है, ठीक है। लेकिन ऊपरी मीनिंग क्या है भाई, दो पड़ोसी मार रहे हैं, लेकिन वो दो पड़ोसी क्या हैं, दो देश हैं, और वो देश क्या है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिडन मीनिंग। सिर्फ ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली ऐसा समझाने के लिए आपको लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिगरी कितने तरह की होती है। बेसिकली एलिगरी को दो पार्ट्स में लिखा गया है, टू टाइप्स में लिखा जाता है। एलिगरी ऑफ आइडियाज एंड एलिगरी ऑफ या हिस्टोरिकल एलिगरीज या पॉलिटिकल एलिगरीज आप बोल सकते हैं। तो पहले एलिगरी ऑफ आइडियाज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या है आइडिया, आइडिया यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात क्या करें, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें, यानी कि जब हम कोई आइडिया सोचते हैं या कोई भी सोच हमारी होती है, यानी कि जब हम कोई भी स्टोरी या कोई भी पिक्चर या भी कोई भी आपका पोम हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, और वो किसी एक सोच के बारे में बताता है, तो उसको एलिगरी ऑफ आइडियाज कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो लिटरल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, और जो इसका प्लॉट होता है वो किस तरीके से आपको डिफाइन करता है, एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन या थीसिस को बताता है, यानी कि बेसिकली एक रिसर्च या सोच को बताता है आपके, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज का यूज करके। एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज यानी कि जो दुनिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल सोल सबसे अच्छा एग्जांपल है।
सॉल जो है वो हमें ना तो हमने कभी देखी है ना कभी होती है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं या पर्सोनिफिकेशन करते हैं हमारी जो सोल का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होती हैं, वर्चूज दिए जाते हैं, वाइसेस स्टेट्स होते हैं। वाइसेस यानी कि जो आपका जो ब्रेन से रिलेटेड जो आपकी थॉट्स होती हैं, मोड्स ऑफ लाइफ होती हैं, टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, जो अब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स का यूज किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो भाई, जो एग्जाम्पल मैं आज दे रहा हूं ना, वो एग्जाम्पल इतने ज्यादा फेमस है और इतने ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको गूगल करेंगे ना तो ये सारे एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाएंगे। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना, चाहे वो आरपीएससी है, यूपी है, हरियाणा है, डी ट्रिपल एस भी है, ये ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपका टाइम कम है, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया है कि 20 दिन आपके बढ़ गए हैं, तो आपको और समय मिल गया और मुझे भी समय मिल गया आराम से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का। नहीं तो टाइम कम रह गया था ना, तो हम भी छोड़ना शुरू हो जाते, भाई टाइम कम है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करवा दीजिए, ठीक है। इसलिए जैसे आज एलिगरी की जो वीडियो है वो आपके सामने आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। जॉन बनियन की है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लिखी गई है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जॉन बनियन की किसने लिखी है पिलग्रिम प्रोग्रेस, जॉन बनियन ने। किस टाइप की है, क्या बताया गया है, अभी देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। दूसरा, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगरी, सीधी सी बात है, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकली यानी कि ये ऐसे इवेंट पे बेस्ड होगी जो हिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है। किसी हिस्ट्री का पार्ट होगा या किसी हिस्टोरिकल इवेंट का पार्ट होगा। और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जिस एलिगरी के अंदर हमें हिस्ट्री का जिक्र हो या पॉलिटिकल इवेंट्स का जिक्र हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एलिगरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी एनिमल फार्म। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ठीक है। ठीक है, जॉन ड्राइडेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। अब्सोलम एकिटोफेल, अब्सोलम एकिटोफेल 1621 में लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो एलिगरी को दिखाता है। अब एलिगरी जो होता है वो एक नरेटिव स्ट्रेटेजी होती है, सीधी सी बात है, हमने ये बात कर दी, नरेटिव होता है ये, ठीक है, चाहे स्टोरी हो चाहे पोम हो, जो एम्प्लॉय करता है बहुत सारे जॉनर को लेके आता है या लिटरेरी फॉर्म्स को लेके आता है या लिटरेरी फॉर्म्स को डिफाइन कर सकता है, किसी भी जॉनर में लिखा जा सकता है। देखो एग्जांपल देखते हैं, जो ये एग्जांपल मैं अब देने वाला हूं ना, यही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एवरीमैन जो एलिगरी है, ये एलिगरी है, एक मोरल प्ले है ये, ठीक है, एनोनमस है, इसका कोई राइटर नहीं है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है जॉन बनियन ने लिखी है, ये एक मोरल और रिलीजियस एलेगरी है जो प्रोज नरेटिव में लिखी गई है। बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में कवर कर रहे हैं हम। एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द फेरी क्वीन। ये क्या करती है, फ्यूज करती है, यानी कि बताती है मॉरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी को। और किस में लिखी गई है, वर्स रोमांस में लिखी गई है। बात समझ में आई। जोनाथन स्विफ्ट, गलिवर ट्रेवल्स, आपने नाम 100% सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। फिफ्थ क्लास में एनसीईआरटी में गलिवर ट्रेवल्स के ऊपर जोनाथन स्विफ्ट का चैप्टर है, ठीक है। ये एलिगरिकली सटायर है। अब सटायर क्या होता है, डेफिनेशन अगर आप कमेंट में लिख सकते हैं तो बताएं, नहीं तो जब हम करवाएंगे फिगर ऑफ स्पीच में तो उसमें करवाएंगे इसको, ठीक है। विलियम कॉलिंस की ऑड ऑन द पॉलिटिकल कैरेक्टर, देखो यहाँ पे ऑड आ गया, ए लिरिकल पोएम है, ये पोएम है। द क्रोनिकल्स ऑफ नार्निया, इसके ऊपर तो मूवीज बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिब्लिकल एलिगरी, बिब्लिकल का मतलब क्या होगा, जो मेरे भाई आपका बिब्लिकल यानी कि बाइबल से रिलेटेड जो होती हैं, बाइबल से रिलेटेड जो होती हैं, यानी कि बाइबल को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं या उनके जो चैप्टर्स होते हैं उनसे लिए जाते हैं कोई भी आपका
सोर्स लिया जाता है। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म ये हमने बता दी, ये पॉलिटिकल एलेगरी है। एलेगरी ऑफ द केव ये प्लेटो ने लिखी थी। ये क्लासिकल एलेगरी है, क्लासिकल यानी कि ओल्ड एलिगरी जो सबसे पहले लिखी जाती थी। ठीक है, फेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेपर में आता है डायरेक्टली। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी यानी कि फेबल, ठीक है, ये वैरायटी होता है बेसिकली, इसको स्पीसीज ऑफ एलिगरी बोला जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ आपको पढ़ाया है। यानी कि ये एलिगरी की ही एक स्पीसीज है जो स्टोरी फॉर्म में लिखी जाती है। पेपर में डायरेक्टली आ जाता है कि फेबल को और क्या बोला जाता है, एपोलॉग बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है, एपोलॉग बोला जाता है। ये शॉर्ट नैरेटिव होती है, प्रोज या वर्स में लिखी जाती है, जो क्या करती है, मोरल थीसिस को बताती है या प्रिंसिपल को बताती है ह्यूमन बिहेवियर के। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक स्टोरी होती है। ठीक है, एक स्टोरी सुनाई जाती है। पंचतंत्रा की जो स्टोरीज आपकी होती हैं वो सारी की सारी फेबल्स होती हैं। जो स्टोरी बताई जाती है, इस स्टोरी को एक प्लॉट दिया जाता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक सीरीज, एक इवेंट्स की सीरीज बनाई जाती है। और जब हम कंक्लूजन देते हैं, जब हम इसकी एंडिंग करते हैं, तो आखिरी में इसका कंक्लूजन देते समय हमें एक मॉरल डिफाइन करता होता है, यानी कि मॉरल हम पेश करते हैं। बात समझ में आई, एक स्टोरी, मॉरल स्टोरी को ही क्या बोला जाता है, फेबल बोला जाता है। और ये जो आपका मॉरल जो होता है, या तो ये नरेटर देता है, या इस स्टोरी का जो करेक्टर होता है, उन करेक्टर्स में उन करेक्टर्स में से कोई एक इस कंक्लूजन के दौरान मॉरल देता है। ठीक है, और ये हमेशा एक एपीग्राम की फॉर्म में होता है। एपी, एपी यानी कि इन लास्ट, यानी कि ये हमेशा कब दिया जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी कब दिया जाता है, इन द लास्ट, इन द एपिग्रामिक फॉर्म। ठीक है, अब वो मोस्ट कॉमन जो फेबल्स होती हैं, बच्चे है ना कि डायरेक्टली है ना इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं कि एनिमल स्टोरीज को ही फेबल बोला जाता है। बिल्कुल गलत है। आप कह सकते हैं एनिमल स्टोरीज को ही फेबल बोला जाता है, मोस्ट कॉमन एनिमल एनिमल स्टोरीज को फेबल बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि एनिमल्स कैरेक्टर्स को ही फेबल के अंदर यूज किया जाए। ठीक है, तो बीस्ट फेबल जो होती है, यानी कि एनिमल फेबल्स जो होती हैं, उनको, उनके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। और पर्सोनिफिकेशन करने का मतलब क्या है, वो काम करते हैं जो ह्यूमंस करते हैं। एनिमल्स इस पोएम के अंदर, इन फेबल्स के अंदर वो काम करते हैं जो ह्यूमंस करते हैं, जैसे बोलना। ठीक है, जैसे आपका, आपने ये मोगली वाली सीरीज देखी होगी, फेबल्स है। ठीक है, पंचतंत्र स्टोरीज आपने देखी होगी, फेबल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स जो हैं बात करते हैं ह्यूमंस की तरह। ठीक है, और कौन कौन सी फेमस है, एसोप फेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपने नाम सुना होगा। इनके अंदर कुछ 4-5 स्टोरीज तो डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ये किस कलेक्शन से लिया गया है, या भाई ये किस फेबल्स का पार्ट है। द हेयर एंड द टॉर्टोइज, जो आपका रैबिट का और उसका जो जो खरगोश और उसकी जो कहानी, कछुए की कहानी आप सुनते हैं, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द क्रो एंड द पिचर, द वुल्फ एंड द लैम्ब, ये सारी स्टोरीज आपने बचपन में सुनी होंगी, आपको मुंह जबानी याद होगी। तो ये कहाँ से ली गई है, सब फेबल से ली गई है। चौसर की है द नम्स प्रीस्ट टेल, नम नहीं है भाई, नन है ये, नन आएगा। ठीक है, द नन, द नन्स प्रीस्ट टेल, अंकल रेमस, ब्रेयर रैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स थर्बर, फेबल्स ऑफ आवर टाइम। ये सारी की सारी स्टोरीज जो हैं आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, फेबल्स हैं, जो पेपर में पूछी जा सकती है। पैबल क्या होता है, बेसिकली है ना, फैबल और पैबल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, देखो दोनों शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेकिन फैबल जो है वो मोरल वैल्यूज देता है, लेकिन जो पैबल है वो रिलीजियस टोन पे डिपेंड करता है। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, उसके अंदर जो एनिमल्स है, या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स हैं, वो हमारा क्या करते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन
इस पैराबल के अंदर ये एक ऐसा नरेटिव होता है जहां पे ह्यूमंस ही पार्ट प्ले करते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं। और वो टेसिट एनालॉजी का काम करते हैं। टेसिट यानी कि बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरी सुनाई जाती है, लेसन सुनाया जाता है, या भाई एक सरमन दिया जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने और जो आपके जो जीसस हैं उन्होंने इसका बहुत ज्यादा यूज किया था। वो क्या करते हैं, अपना उपदेश सुनाते हैं, अपना जो क्या कहते हैं आपका जो एक सरमन देते हैं, आपकी एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख देने की कोशिश करते हैं। तो टेसिट एनालॉजी क्या होगी, इम्प्लिसिट या हिंटेड एनालॉजी, यानी कि बेसिकली आपको जो मैसेज है वो डायरेक्टली नहीं बताएंगे, वो आपको एक कहानी एक स्टोरी सुनाएंगे, उस स्टोरी के अंदर एक हिडन मीनिंग होता है, उस हिडन मीनिंग को आपको डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को वो बताने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक पैरेलल जर्नल थीसिस चलती है, इनकी एक पैरेलल थॉट चलती है, जो नरेटर बताना चाहता है कहानी के जरिए उसको समझाता है। जैसे कि अगर हमें कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें नाउन पढ़ाना है, तो नाउन डायरेक्टली हम डेफिनेशन नहीं बताएंगे, नाउन को हम फील करवाएंगे। जैसे कि हम है ना बच्चों को बताएंगे, कोई भी थिंग दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, तो बच्चा खुद वो उसका नाम बताएगा, तो खुद बताएगा। तो बेसिकली हम उसके सामने है ना एक स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टोरी प्रेजेंट करने के बाद उसके अंदर का जो मीनिंग है ऑडियंस को खुद निकालना पड़ता है। ठीक है, और फैबल में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम वहां पे मॉरल जो कंक्लूजन के टाइम पे खुद बताता है उसका करेक्टर या नरेटर। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। जो पैराबल है इसका यूज जीसस ने किया था, क्योंकि ये है ना वो उनका फेवरेट था एज ए टीचर, जब वो है ना अपने sermon देते थे तो इसका भरपूर यूज करते थे। और उनके जो पैराबल्स है उनको क्या गोस्पेल्स बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गोस्पेल्स क्या होते हैं, पैराबल होते हैं जो आपकी बाइबल के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं बता सकता है कोई मुझे, बताइए कमेंट सेक्शन में। द पैराबल ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट इंपॉर्टेंट है। द पैराबल ऑफ द फिग ट्री ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ज्यादातर पेपर में गोस्पेल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे भाई 100% शेयर कर दो उन बच्चों के पास जो फीस नहीं दे सकते भारी भरकम पेड बैचेस की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।